क्या लाइव क्लास स्टार्ट होगी? हाँ जी, गुड इवनिंग। तो आज अपना जो इंडियन ज्योग्राफी का जो सिलेबस डिस्कस है उस क्लास को हमने रखा है ताकि स्टार्टिंग में आपको ये ध्यान रहे कि हमें जो ज्योग्राफी जो सब्जेक्ट स्टार्ट करना है वो किस टॉपिक से लेकर और किस टॉपिक तक हमें कंप्लीट करना है। यानी हमारे टॉपिक पूरे सब्जेक्ट में किस किस तरीके से चलेंगे। तो इसके अंदर जो अपना पार्ट रहने वाला है यानी सिलेबस का जो पार्ट रहेगा इंडियन ज्योग्राफी में, यानी भारत भूगोल। तो इस सब्जेक्ट में हम मुख्यतः 4 डिवीजन में इसको डिवाइड करेंगे। 4 डिवीजन में स्टार्टिंग जो टॉपिक है जो इंडियन ज्योग्राफी के अंदर बेसिक्स हैं यानी सामान्य है, यानी किसी भी सब्जेक्ट का जो स्टार्टिंग पार्ट होता है वो सब्जेक्ट का सामान्य या बेसिक पार्ट होता है। तो इसके अंदर अपना जो बेसिक या जो जनरल वाला पार्ट है वो कौन कौन सा है? तो सबसे पहले उन टॉपिक को जो बेसिक या जनरल वाले पार्ट में आपके काउंट होंगे। उसके बाद में जो हाइड्रोज्योग्राफी वाला जिसमें जल वाले टॉपिक हैं या जलीय भूगोल से रिलेवेंट हैं उन टॉपिक को हम शामिल करेंगे। जो हाइड्रोज्योग्राफी के नाम से हैं। इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक है आपके जो मुख्यतः रिसोर्सेज या संसाधनों के नाम से हैं। वो रिसोर्स ज्योग्राफी का पार्ट। और लास्ट में कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो अपनी अर्थव्यवस्था या इकोनॉमी से जुड़े हुए हैं। इकोनॉमी यानी जो हमारी मुख्यतः आमदनी या आय का प्रमुख स्रोत हो या राज्य की या देश के जीडीपी में जिसका मुख्य योगदान हो, तो वो प्रमुख टॉपिक जो लास्ट में हम आर्थिक भूगोल के नाम से या इकोनॉमी ज्योग्राफी के नाम से कवर करेंगे। तो इस तरीके से जो अपना इंडियन ज्योग्राफी वाला पार्ट है वो इन 4 पोर्शन में डिवाइड रहेगा। अब इन 4 पोर्शन में अपना जो जनरल या सामान्य वाला जो पार्ट है उसमें टॉपिक्स हम किसको रखेंगे या कौन कौन से टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। भारत भूगोल के अंदर स्टार्टिंग पोर्शन यानी जो सामान्य चैप्टर है या जो जनरल ज्योग्राफी वाला पार्ट है उसके अंदर आपका फर्स्ट टॉपिक रहेगा भारत की अवस्थिति एवं विस्तार। इंडिया की अवस्थिति और विस्तार के अंदर अवस्थिति का मीनिंग जो रहेगा वो रहेगा मुख्यतः इसके जो लेटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स हैं अर्थात अक्षांश और देशांतर हैं वो कौन कौन से हैं। विस्तार वाला जो पार्ट है वो मुख्यतः इसके एरिया को लेकर और एरिया के अलावा मुख्यतः आकृति और इसकी सीमाओं को लेकर। तो ये लगभग 4 से 5 पॉइंट हैं जिनको हम इसमें कवर करेंगे। तो भारत के अवस्थिति या लोकेशन वाले पार्ट में जिन 2 पॉइंट को हम कवर करेंगे यानी जो लोकेशन वाला पार्ट है भारत की स्थिति या जिसको हम अवस्थिति कहते हैं, इसमें एक लेटिट्यूड्स को हम कवर करेंगे यानी भारत कौन से अक्षांशों पे स्थित है या कौन से इंपोर्टेंट लेटिट्यूड्स हैं वो इंडिया से गुजरते हैं। लेटिट्यूड के बाद में दूसरा जो पॉइंट है वो इसमें रहेगा देशांतर। या लॉन्गिट्यूड। उसके बाद में चैप्टर का जो सेकेंड पार्ट रहेगा उस स्थिति के बाद में विस्तार वाला पॉइंट।
यानी इंडिया में एक्सटेंशन वाला पार्ट। विस्तार में हम एक बात करेंगे एरिया को लेकर। एरिया में हमारे कुछ पॉइंट रहेंगे, जैसे एरिया में इंडिया का जो टोटल एरिया है वो पूरे वर्ल्ड वाइड या वैश्विक आधार पे कौन से रैंक में है, यानी विश्व में कौन से बड़े राष्ट्रों में भारत की काउंटिंग है। फिर भारत के बाद में भारत के जो राज्य हैं उन राज्यों में कौन से बड़े स्टेट हैं, कौन से छोटे स्टेट हैं। फिर भारत के राज्यों के बाद में आता है अपना जो यूटीज, यानी जो यूनियन जो टेरिटोरी हैं, अर्थात केंद्र शासित जो प्रदेश हैं, उन टेरिटोरीज के अंदर कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश बड़े हैं और कौन से केंद्र शासित प्रदेश एरिया वाइज छोटे हैं। तो एरिया वाले पार्ट को हम तीन बेस पे एनालिसिस करेंगे, कंट्री के आधार पे, स्टेट्स के आधार पे और केंद्र शासित प्रदेश के आधार पर। एरिया के बाद में जिस स्थान के पास अपना एक निश्चित एरिया या क्षेत्रफल होता है उसका अपना एक निश्चित आकार भी होता है। तो भारत का जो आकार या आकृति है वो किस प्रकार का है, जैसा कि जनरली ऐसे पॉइंट हम राजस्थान ज्योग्राफी में भी कवर कर रहे होते हैं, तो इंडियन ज्योग्राफी के अंदर भी भारत का एक निश्चित और एक नियमित आकार माना गया है। तो उसका जो फिक्स शेप जो माना गया है वो किस प्रकार का है, और जो भी आकृति होती है इसका मीनिंग जिसके पास एक एरिया होता है उसका एक आकार होता है, उस आकार के चारों ओर उसकी क्या होती है, बाउंड्रीज या उसकी सीमाएं होती हैं। तो इसके अंदर आकार के बाद में नेक्स्ट पार्ट इसके बाउंड्री या सीमा। बाउंड्री या सीमा वाला जो पार्ट है इसमें वर्तमान में जो जलीय सीमा है उन जलीय सीमाओं में कुछ परिवर्तन भी आए हैं। तो भारत की जो सीमा है वो वर्तमान में जो हम देखें तो एक पार्ट इसका लैंड से कवर्ड है और एक वाटर से कवर है, इसका मानी स्थलीय सीमा है, और दूसरा पार्ट जलीय सीमा है जिसमें स्थलीय सीमा का जो हिस्सा है वो बड़ा है जबकि जलीय सीमा उसकी तुलना में कम है। तो इस तरीके से सीमा वाले पार्ट को हम दो भागों में डिवाइड करेंगे, एक तो लैंड बाउंड्री और एक रहेगी आपके वाटर बाउंड्री। ऐसा भी हो सकता है कि कोई राष्ट्र है वो चारों ओर लैंड से कवर हो सकता है, तो उसके चारों ओर की सीमा को हम कहेंगे लैंड बाउंड्री अर्थात स्थलीय सीमा। कुछ ऐसे कंट्रीज होते हैं जो समुद्र के अंदर है, तो इसका मीनिंग वो पूरे के पूरे अपने आप में आइलैंड कंट्री है, अर्थात उनके चारों ओर तटीय सीमा अर्थात जलीय सीमा या वाटर बाउंड्री होती है। लेकिन भारत में दोनों ही सीमाएं लैंड बाउंड्री एंड वाटर बाउंड्री। देखो इंडियन ज्योग्राफी वाले जो नोट्स हैं वो आप लोग साथ साथ में रिटर्न करते रहें और हम भी इनको कंटिन्यूस रिटर्न करवा रहे हैं। जैसे हमारे पास जो पीडीएफ इसकी अवेलेबल हो जाएगी तो उसको साथ साथ में बाद में अपलोड कर दिया जाएगा। लेकिन इंडियन ज्योग्राफी को आपको इस तरीके से कवर करवाया जाएगा कि आप इजीली इसको नोट डाउन अर्थात रिटर्न कर सकते हो, तो आप उसी तरीके से इसको तैयार करिएगा। तीसरी ये ड्रेनेज का जो टॉपिक है, इस ड्रेनेज टॉपिक में क्या अपवाह तंत्र या नदियां अपने को कवर करनी होती हैं? बिल्कुल। ड्रेनेज का जो मीनिंग होता है वो मुख्यतः अपवाह तंत्र अर्थात रिवर से होता है। तो ये जो आपका फर्स्ट टॉपिक हम कवर करेंगे जनरल ज्योग्राफी के अंदर वो रहेगा लोकेशन ऑफ इंडिया एंड एक्सटेंशन ऑफ इंडिया, भारत की स्थिति और भारत के विस्तार को लेकर। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक, जैसे इंडिया की जो भी लोकेशन है उस लोकेशन के अंदर उसके मिलते हैं फिजिकल डिवीजन। उसके फिजिकल डिवीजन अर्थात उसके भौतिक प्रदेश। तो भौतिक प्रदेश के अंदर अपने इसमें जनरली दो तरीके के डिवाइडेशन रहते हैं, एक तो रिलीफ फीचर या उच्चावच को लेकर। तो उच्चावच के अकॉर्डिंग जनरली हमारा जो डिवाइडेशन है वो चार भागों में, जिसमें भारत के प्रमुख जो पर्वतीय भाग हैं वो कितने क्षेत्र में है, माउंटेन्स हिल्स या जो पहाड़ी क्षेत्र है वो कितने भाग में है, पहाड़ी क्षेत्र से जो ऊपर का हिस्सा जो अगर सपाट हो तो ये अपने आप में प्लेट्यू, सपाट यानी बिल्कुल समतल हो, और चट्टानी भाग हो तो ये प्लेट्यू या पठार है वो कितने एरिया में है, और बाकी जो नीचे का बचा हुआ भाग है वो प्लेन एरिया अर्थात मैदानी भाग है वो कितने भाग में एक्सटेंट या फैला हुआ है। तो उच्चावच के आधार पर इसमें चार प्रकार से
या 4 भागों में इसको डिवाइड किया हुआ है। जबकि दूसरा जो इसका भौगोलिक वर्गीकरण है, जो अपने राजस्थान बोर्ड की बुक्स में या जो ऑथेंटिक बुक्स में कईयों में जो दिया हुआ है, वो 6 भागों में डिवाइड है। 6 भागों में जैसे उत्तर भारत में हम देखते हैं हिमालय रीजन, यानी हिमालय पर्वतीय प्रदेश, उसके नीचे जो नदियां आती हैं वो उत्तर विशाल मैदान को कवर करती हैं। राजस्थान के पश्चिम में जो भाग आता है वो अपना ग्रेट डेजर्ट ऑफ इंडिया, या जिसको हम थार डेजर्ट नाम देते हैं। और बाद में इंडिया के सदन में जो प्लेट्यू पार्ट, पठारी भाग है, जो 3 और पानी से घिरा हुआ है, जिसको हम कहते हैं भारत का प्रायद्वीप पठार। उसके बाद में तटीय मैदान और द्वीप समूह है। इस तरीके से इसमें 6 भाग हैं। तो इन 6 भाग के अंदर एक भाग तो रहेगा भारत के नॉर्थ के अंदर, जो माउंटेन रीजन है वो वाला पार्ट, जिसको हम नाम क्या देते हैं, हिमालय। हिमालय या उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। नॉर्थ माउंटेन रीजन, उत्तर पर्वतीय प्रदेश या हिमालय रीजन। हिमालय की ओर से आने वाली नदियां जो इंडस रिवर है, गंगेटिक रिवर है, ब्रह्मपुत्र है, ये बनाती हैं उत्तर विशाल मैदान। नॉर्थ ग्रेट प्लेन, नॉर्थ ग्रेट प्लेन का एक हिस्सा जो राजस्थान के पश्चिम में है, जो मुख्यतः क्लाइमेटिक कंडीशन के कारण अपने एरिड जोन में शुष्क क्षेत्र में काउंट होता है, उसको नाम दिया जाता है ग्रेट डेजर्ट ऑफ इंडिया। भारत का महान मरुस्थल, या जिसको ग्रेट डेजर्ट ऑफ इंडिया, क्योंकि भारत के डेजर्ट के अंदर या भारत के मरुस्थलीय क्षेत्र में सबसे बड़ा है, जिसको हम थार डेजर्ट के नाम से भी डिफाइन करते हैं। इस कारण इसको ग्रेट डेजर्ट ऑफ इंडिया के नाम से भी डिफाइन किया जाता है। सर इंडियन ज्योग्राफी की बुक नहीं आएगी, बुक भी आएगी लेकिन बुक में थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन ये नहीं कि अपन बुक के भरोसे सिलेबस को स्टार्ट नहीं करें, क्योंकि मुख्य उद्देश्य अपना बुक में तो वो चीजें आप वापस रिवाइज कर लेना, लेकिन मुख्य उद्देश्य अपना उस सब्जेक्ट को समझना, उनकी जो जानकारी है वो किस तरीके से सब्जेक्ट में दी हुई है, यानी उस थ्योरी को या उसके जो फैक्ट्स हैं उनको समझना है। तो बुक्स में वही रहेगा जो अभी आपको पढ़ा रहे हैं, अभी जो आपको लिखवा रहे हैं वो एज इट इज आपकी बुक्स में भी रहेगा। तो इसमें एक ग्रेट डेजर्ट ऑफ इंडिया, इसके बाद में भारत का जो सदर्न पार्ट जो 3 और पानी से घिरा हुआ है, तो इस भाग को हम नाम देते हैं प्रायद्वीप, अर्थात पेनिनसुलर। और ये स्ट्रक्चर के तौर पे क्या है, प्लेट्यू या पठार। तो इसके 3 और पानी से घिरी हुई जो लोकेशन है उसको कहा जाता है प्रायद्वीप। जैसा कि जनरली आपको ध्यान है कि कोई भी एक ऐसा ज्योग्राफिकल एरिया जो 3 और पानी से घिरा हो वो प्रायद्वीप कहलाता है। जो चारों ओर पानी से कवर हो उसको हम आइलैंड या द्वीप कहते हैं, जबकि ये 3 और पानी से कवर है। तो इसका मीनिंग है ये अपने आप में पेनिनसुलर, और मुख्यतः ये क्या है, एक पठारी भाग। तो इसको पेनिनसुलर प्लेट्यू अर्थात प्रायद्वीप पठार भी कहा गया है। इस प्रायद्वीप पठार के आगे का जो भाग है तटीय भाग, ये जो तटीय भाग है ये इसका कोस्टल प्लेन अर्थात तटीय मैदान। तटीय मैदान के बाद में जो आगे का हिस्सा बचा है, एक तरफ अपना जो लक्षद्वीप वाला पार्ट है, एक तरफ अपना जो अंडमान और निकोबार वाला पार्ट, तो ये अपना द्वीप समूह में या आइलैंड में काउंट होता है। तो आइलैंड ग्रुप या तटीय समूह या तटीय, सॉरी, तटीय मैदान के बाद में आगे का जो भाग है आइलैंड ग्रुप या द्वीप समूह है। आइलैंड ग्रुप के अंदर एक आता है अपना लक्षद्वीप और एक तरफ आता है अपना अंडमान एंड निकोबार पार्ट। तो लक्षद्वीप को हम अलग मानते हैं, सेपरेट करके अलग पढ़ते हैं, और उस अंडमान निकोबार उसका जो द्वीप समूह का दूसरा भाग है, एक अपना अरेबियन सी की ओर, अरब सागर की ओर लक्षद्वीप, और दूसरा अपना बे ऑफ बंगाल अर्थात बंगाल की खाड़ी की ओर।
तो आज की क्लास तो क्या है कि आपका सिर्फ टॉपिक या आपके सिलेबस को समझने के लिए है, जो लगभग राजस्थान के सभी एग्जाम्स को या इंडिया में जो अदर एग्जाम्स, क्योंकि भारत के बहुत सारे एग्जाम में इंडियन ज्योग्राफी तो सब में है। जैसे जनरली राजस्थान ज्योग्राफी है वो सिर्फ राजस्थान के एग्जाम तक है, जबकि इंडियन ज्योग्राफी तो इंडिया के जो लगभग ज्यादातर एग्जाम है उन सब के अंदर आपके हैं। चाहे आप यूपीएससी दे रहे हो या कुछ अदर एग्जाम दे रहे हो, अदर स्टेट में दे रहे हो, तो भी आपको इंडियन ज्योग्राफी कवर करना होता है। तो मेरी तरफ से प्रयास यही रहेगा कि आपका जो इंडियन ज्योग्राफी वाला पार्ट है यहां कवर करने के बाद आपको उसमें एक्स्ट्रा एफर्ट्स बिल्कुल भी नहीं डालने हैं। इसका मीनिंग अपन यहां जो करेंगे वो सब्जेक्ट को बिल्कुल डीप तक और कंप्लीट करेंगे। तो ये फिजिकल डिवीजन वाला जो टॉपिक है ये जनरल ज्योग्राफी में सेकंड टॉपिक हम कवर करेंगे। इसके बाद में इंडिया के जो भी फिजिकल डिवीजन है, भौतिक प्रदेश हैं, उनका अपना एक निश्चित क्लाइमेट है, उनका अपना एक निश्चित जलवायु है। जलवायु के चैप्टर में हम एक मीनिंग ऑफ क्लाइमेट को भी कवर करेंगे यहाँ पे कि जलवायु का मीनिंग क्या लिया जाता है, जलवायु का अर्थ क्या है। क्योंकि अपनी जो पृथ्वी है उस पृथ्वी के चारों ओर का जो एटमॉस्फेयर है उसमें जो लंबे समय की जो घटनाएं हैं, अर्थात जो दीर्घकालिक घटनाएं जिनको हम कहते हैं लॉन्ग टर्म फिनोमिना, तो उन दीर्घकालिक घटनाओं को जनरली हम क्लाइमेट के रूप में डिफाइन करते हैं। और उस वायुमंडल में कुछ ऐसी घटनाएं जो अल्प समय या कुछ समय के लिए घटित होती हैं, उन घटनाओं को हम वेदर कंडीशन यानी मौसमी दशाओं के रूप में देखते हैं। सर ये फिजिकल फीचर्स में क्या आता है, तो इसमें जो भौगोलिक भाग है या भौतिक भाग है उनकी विशेषताएं आती हैं। जैसे हिमालय, उत्तर विशाल मैदान, डेजर्ट, आपका प्रायद्वीप पठार, तटीय मैदान और द्वीप समूह है। उनकी विशेषताओं के बारे में यानी उनकी स्टडी करना है। ये फिजिकल डिवीजन वाला जो टॉपिक है आपका भौतिक प्रदेश, वो वाला टॉपिक इसमें रहेगा। इसके बाद में क्लाइमेट के मीनिंग के बाद में इसमें हम कवर करेंगे क्लाइमेट को प्रभावित करने वाले कारक, यानी क्लाइमेट जो अफेक्टेड फैक्टर हैं उन फैक्टर या कारक को यहाँ कवर करना है। उसके बाद में क्लाइमेट का क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण, जिसमें इंडियन ज्योग्राफी के अंदर अपना जो प्रमुख वर्गीकरण है वो कोपेन का वर्गीकरण है। तो इसमें आपके क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट, यानी जलवायु का वर्गीकरण, ये वाला पार्ट कवर करना है। जलवायु वर्गीकरण के बाद में जलवायु से संबंधित जो ऋतु या सीजन है उन ऋतुओं का अध्ययन करना, इसका मीनिंग है सीजन ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ सीजन, ऋतुओं का वर्गीकरण। तो अपनी जो ऋतु या ऋतुओं का जो वर्गीकरण है, जैसे जनरली अपने हिंदी में जो ऋतुएं हैं वो 6 मानी जाती हैं, लेकिन मौसम विभाग के द्वारा जिन ऋतुओं को मान्यता दी गई है वो सीजन कितने, अपने 4। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपने टेम्परेचर बढ़ता है वो अपना समर सीजन है, अर्थात गर्मी ऋतु या ग्रीष्म ऋतु का पार्ट है। टेम्परेचर बढ़ने के बाद अपना एयर प्रेशर लो होता है और समुद्र की ओर से हवाएं आना स्टार्ट होती हैं, जो हमारे रेनी सीजन को स्टार्ट करती हैं, अर्थात वर्षा ऋतु वाले पार्ट को। वर्षा ऋतु के बाद में एक सुहावना मौसम आता है जो लगभग अपने अक्टूबर और नवंबर के समय होता है। उस समय को हम कहते हैं ऑटम सीजन, अर्थात शरद ऋतु। और शरद ऋतु के बाद का जो समय है दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च के स्टार्टिंग वीक तक, तो वो अपने विंटर सीजन में काउंट होता है, अर्थात शीत ऋतु के अंदर। तो जो लगभग 3 महीने के आसपास का टाइम है, तो जिस समय हमारे टेम्परेचर कम होंगे वो हमारे लिए विंटर होगा, जिस समय टेम्परेचर इंक्रीज होंगे, बढ़ेंगे, वो समर होगा, जिस समय बारिश होना स्टार्ट हो जाएंगी वो हमारे लिए रेनी सीजन, वर्षा ऋतु होगा। वर्षा ऋतु के बाद के जो लगभग 2-2.5 महीने सुहावना मौसम जो रहता है वो अपने ऑटम सीजन, अर्थात शरद ऋतु। तो हेमंत और बसंत ऋतु जो हमारे आते हैं
वो हमारी हिंदी की ऋतुओं में काउंट होते हैं। हमारे जो मौसमी विभाग के द्वारा जलवायु जो ऋतुएं मानी गई हैं उसमें वो काउंट नहीं होंगे। तो हिंदी में तो अपने ऋतुएं कितनी मानी हुई हैं, 6, जबकि ज्योग्राफी के अंदर मान्यता कितनी ऋतुओं को है, सिर्फ 4 को। तो ये वाले पार्ट हम इस टॉपिक में कंप्लीट करेंगे। और लास्ट में इस टॉपिक से रिलेवेंट कुछ समवर्षा रेखा, समवायुदाब रेखा, अर्थात ये जो आइसोबार लाइन है, आइसो हाइट लाइन है, इनको भी हम साथ साथ में कवर करेंगे। जैसे कि जनरली हम रीजनल पार्ट पढ़ते हैं, अर्थात हमारा स्थानीय जो भाग पढ़ते हैं राजस्थान भूगोल, उसमें भी ये पार्ट कवर किए जाते हैं। और अपनी जो नेशनल ज्योग्राफी पढ़ेंगे, यानी जो राष्ट्रीय भूगोल हम पढ़ेंगे, उसमें भी हम समवर्षा रेखा और समवायुदाब रेखाएं, इनको हम कवर करेंगे। तो ये आपके चैप्टर के अंदर स्टार्टिंग जो बेसिक वाले या जनरल टॉपिक्स हैं वो रहेंगे आपके 3। सामान्य भूगोल के बाद में आपके रहता है हाइड्रोजियोग्राफी, यानी जलीय भूगोल का पार्ट। एंड सब्जेक्ट का अपना सेकेंड पार्ट हाइड्रोजियोग्राफी के नाम से। हाइड्रोजियोग्राफी वाले पार्ट में हम जलीय भूगोल वाले हिस्से को रखेंगे, यानी जिसमें पानी से रिलेवेंट टॉपिक हो। तो जनरल वाले पार्ट में अपने 3 टॉपिक थे, उसके आगे के टॉपिक इसमें रहेंगे टॉपिक नंबर 4 से, जिसमें एक तो ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया, भारत का अपवाह तंत्र। तो अपवाह तंत्र का जो मीनिंग होता है वो रिवर्स को लेकर होता है, नदियों को लेकर होता है। तो इसका मीनिंग इसमें नदियां कवर करनी है। भारत में जो नदी या अपवाह तंत्र है उसको मुख्यतः 2 भागों में डिवाइड किया जाता है। और इन 2 भागों में डिवाइड करने का जो बेस है वो बेस माना जाता है रिवर्स के ओरिजिन या उद्गम को। नदियों के उद्गम को बेस माना गया है, जिसमें एक तो भारत में जो नदियां हैं वो हिमालय रीजन से उद्गमित होती हैं, इस कारण इनको हिमालय नदी। और एक दूसरा जो पार्ट है भारत में प्रायद्वीप पठार का हिस्सा है। तो प्रायद्वीप पठार से वो नदियां जो बारिश या मानसून के बाद में एक्टिव होती हैं, उनको भारत के प्रायद्वीप पठार की नदियां। तो हिमालय रिवर है वो तो मोस्टली आपके ग्लेशियर्स पे डिपेंड करती हैं, हिमानी या बर्फ पे डिपेंड करती हैं। और जो प्रायद्वीप पठार की नदियां वो सीजनल, अर्थात मौसमी या ऋतु विशेष के अकॉर्डिंग जिनमें पानी अधिक होता है, अर्थात मानसून एक्टिव होने के बाद। तो हमारे यहाँ जनरली जो राजस्थान का जो लोकल स्थानीय भाग है उसमें नदियों को जब हम पढ़ते हैं तो हम संगम के आधार पर पढ़ते हैं। और संगम के आधार पर राजस्थान में ड्रेनेज है 3 प्रकार के। जबकि इंडियन ज्योग्राफी में हम पढ़ते हैं तो हम संगम या कॉन्फ्लुएंस को बेस नहीं मानते, हम ओरिजिन को बेस मानते हैं कि नदियां कहाँ से उद्गमित होती हैं। तो भारत की अधिकांश नदियां एक तो हिमालय रीजन से, तो वो हिमालय रिवर्स के रूप में काउंट होंगी, यानी हिमालय का ड्रेनेज सिस्टम। और एक भारत के प्रायद्वीप भाग से, तो वो प्रायद्वीप पठार की नदियों के रूप में। तो भारत में उद्गम के आधार पे, ओरिजिन बेस पे ड्रेनेज सिस्टम को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, 2 पार्ट्स में। एक हिमालय ड्रेनेज और दूसरा आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू ड्रेनेज, प्रायद्वीप पठार का अपवाह तंत्र। तो इसके अकॉर्डिंग जैसे हिमालय के जो प्रमुख 3 नदियां हम मानते हैं, हालांकि ड्रेनेज या नदियां बहुत सारी हैं वहां, लेकिन 3 प्रमुख नदी तंत्र, जिसमें एक हिमालय के पश्चिम में पाकिस्तान की ओर इंडस, भारत के अंदर मुख्य बहने वाली गंगा, और भारत के पूर्वी राज्यों की ओर मुख्यतः ब्रह्मपुत्र। और उसके बाद में दक्षिणी भारत की प्रमुख नदियों में अपने गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, तापी या ताप्ती नदी। तो ऐसी कुछ प्रमुख नदियां जो हमें भारत के प्रायद्वीप पठार में कवर करनी है, और कुछ प्रमुख नदियां जो आपके हिमालय रीजन में अपने को कवर करनी है। अब अपना जो अपवाह तंत्र है, इस अपवाह तंत्र के ऊपर डिपेंड करता है नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें लेक्स, अर्थात भारत की जो प्रमुख झील हैं उन झीलों को कवर किया जाएगा। भारत की झीलें, झील वाले टॉपिक में यहाँ पे जनरली हम लेक्स को निर्माण के अकॉर्डिंग भी देखेंगे, लेकिन जब स्टेट ज्योग्राफी को पढ़ा जाता है तो निर्माण या फॉर्मेशन को महत्व नहीं दिया जाता, वहां सिर्फ वाटर नेचर को महत्व दिया जाता है, पानी की प्रकृति को। और पानी की प्रकृति या वाटर नेचर में झील 2 प्रकार की हैं, एक ब्राइन वाटर लेक और एक फ्रेश वाटर लेक, अर्थात खारे पानी और एक मीठे पानी की झील।
लेकिन फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग झीलों के फिक्स टाइप नहीं है, क्योंकि जहां जहां आप जाओगे वहां निर्माण के बहुत सारे प्रकार आपको मिलेंगे। तो वर्ल्ड के कुछ ऐसे टाइप या विश्व के कुछ इस प्रकार की झीलें भी हैं जो हो सकता है कि इंडिया में नहीं मिले, क्योंकि स्थान विशेष पे कुछ समुदायों के द्वारा जो झील बनाई जाती है उनको भी विशेष प्रकार दिए गए हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल राजस्थान के पश्चिम में पालीवाल ब्राह्मणों की जो झील है, जो वाटर कंजर्वेशन टेक्निक रूप में बनी हुई है, जल संरक्षण की तकनीक के रूप में जो बनाई गई है, तो जल संरक्षण की उन तकनीक को नाम दिया गया है खड़ीन झील। तो इसका मीनिंग वो पालीवाल ब्राह्मणों की झीलों को हम क्या मानते हैं? खड़ीन। तो ऐसा हो सकता है विश्व में बहुत सारे समुदाय अपनी झील बनाते हों और उन समुदाय की उन झीलों को हम विशेष नाम दे सकते हो। तो निर्माण के आधार पे कभी भी लेक्स के फिक्स प्रकार नहीं होते, लेकिन वाटर नेचर के अकॉर्डिंग, पानी की प्रकृति के अकॉर्डिंग इनके फिक्स प्रकार होते हैं, एक ब्राइन वाटर और एक फ्रेश वाटर। तो एक तो इनको फॉर्मेशन या निर्माण के आधार पे कवर करेंगे, दूसरा है पानी की प्रकृति के आधार पर। मीनिंग वाटर नेचर के आधार पर, जिसमें अपने ब्राइन वाटर और फ्रेश वाटर लेक। फिर ड्रेनेज के ऊपर या अपवाह तंत्र के ऊपर एक टॉपिक आता है भारत में सिंचाई परियोजना, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स। जैसे इरिगेशन प्रोजेक्ट की आवश्यकता जनरली उन राज्यों में अधिक होती है जहां पे वर्षा कम होती है। तो इसका मीनिंग है जहां वर्षा कम है वहां किसान मुख्यतः किस पे डिपेंड होगा? वर्षा कम होने के कारण इरिगेशन या सिंचाई पे डिपेंड होगा। और सिंचाई परियोजना जैसे हम एक स्टेट में, किसी में इंडिविजुअल स्टेट में अगर हम बात करें तो वहां सैकड़ों योजनाएं होती हैं इरिगेशन को लेकर। जैसे राजस्थान स्टेट में हम बात करें तो लगभग 700-800 से अधिक ऐसी परियोजनाएं बनी हुई हैं। तो हम ये सोचें कि पूरे भारत की सिंचाई परियोजनाएं हम कवर कर लेंगे, तो ये महज अपनी एक गलत फहमी है। तो इसका मीनिंग सिंचाई परियोजनाओं में हमें केवल जो मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट है, अर्थात भारत की जो बड़ी और वृहद सिंचाई परियोजना है, जनरली उनको कवर करना होता है जिनकी फेम या विशेषताएं या महत्व अधिक हो। तो ये इरिगेशन प्रोजेक्ट या सिंचाई परियोजना, जिसमें सिंचाई परियोजना में सिंचित क्षेत्र के आधार पे, यानी आप कितने एरिया पे इरिगेशन कर रहे हो, तो जो इरिगेशन का आपका कमांड एरिया या जो इरिगेशन लैंड है उसके अकॉर्डिंग सिंचाई परियोजनाओं को 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। स्मॉल इरिगेशन प्रोजेक्ट, लघु सिंचाई परियोजना, लघु से जो बड़ा क्राइटेरिया होता है उसको हम कहते हैं मध्यम सिंचाई परियोजना, मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट। मध्यम सिंचाई परियोजना के अलावा जो बड़े क्षेत्र को कवर करती हैं उनको नाम दिया जाता है वृहद सिंचाई परियोजना या मुख्यतः मैक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट। तो इसमें स्मॉल, मीडियम और मैक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट। अब इसके अंदर कुछ ऐसी परियोजना भी होती हैं जो केवल सिंचाई नहीं, जबकि बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स या उद्देश्यों की पूर्ति करती हैं, जैसे पेयजल, सिंचाई, हाइड्रो पावर, मत्स्य पालन या फिर इंडस्ट्रीज को वाटर सप्लाई। तो उन प्रोजेक्ट को हम काउंट करते हैं मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स के अंदर, अर्थात बहुउद्देश्य परियोजनाओं के अंडर में। तो वो बहुउद्देश्य परियोजना भी हम इन्हीं के साथ में कवर करेंगे, क्योंकि उन बहुउद्देश्य परियोजना में ऑलरेडी आपका इरिगेशन भी शामिल होता है। तो ये आपका जो पार्ट है, ये अपना हाइड्रोजोग्राफी, जिसमें 3 टॉपिक है। एक नदी है, नदियों पे डिपेंड झील है, और नदियों पे डिपेंड अपनी सिंचाई परियोजना है। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट पार्ट है, वो नेक्स्ट पार्ट है अपना रिसोर्सेज को लेकर, संसाधनों को लेकर। तो वो अपना रिसोर्स ज्योग्राफी के नाम से, संसाधन भूगोल के नाम से। तो रिसोर्स या जो रिसोर्सेज ज्योग्राफी के रूप में, संसाधन या संसाधन भूगोल के रूप में है। तो अपने हाइड्रोजोग्राफी तक टॉपिक कितने हो गए? टोटल 6। इसमें टॉपिक नंबर 7, 8, 9 और 10,
लगभग 3 से 4 टॉपिक यहाँ कवर करेंगे अपन। संसाधन भूगोल की जब हम बात करते हैं तो एक बार के लिए हम अपने आप को पृथ्वी के ऊपर यहाँ पे खड़े मानते हैं कि हम पृथ्वी पे खड़े हैं, तो हमारे पाँव के नीचे एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। तो पृथ्वी के ऊपर आप खड़े हो तो पाँव के नीचे इंपॉर्टेंट रिसोर्स किसको मानेंगे? मिट्टी को। तो एक टॉपिक तो आपका इस सोइल के नाम से आता है, मिट्टी के नाम से आता है। फिर बाद में मिट्टी के नीचे जो चट्टाने हैं, अर्थात इसमें जो रॉक्स पाई जाती हैं जमीन के अंदर, इन चट्टानों में पाए जाते हैं अपने मिनरल्स, खनिज। और मिनरल्स वाला जो पार्ट है ये आपका दो भागों में डिवाइड होता है। एक इसमें अपने मेटालिक और दूसरे अपने नॉन मेटालिक, अर्थात धात्विक और अधात्विक खनिज अपने कवर होते हैं। मिनरल्स या खनिज के बाद अपनी मिट्टी के ऊपर जो मुख्यतः वेजिटेशन या जो प्लांट पाए जाते हैं, ये हमारे लिए होता है वेजिटेशन, वनस्पति। और वनस्पति के जो डेटा होते हैं वो अपने वनगणना के रूप में कलेक्ट किए जाते हैं। तो जो भी नवीनतम वनगणना है उसको हम अपडेट करेंगे, क्योंकि अभी तक वनगणना के जो रिपोर्ट है वो 2023 के हैं। अभी कुछ समय बाद पॉसिबिलिटी है कि दिसंबर तक या जनवरी तक आपके डेटा वापस अपडेट हो जाए और नई वनगणना 2025 आपके आए। क्योंकि जो राष्ट्रीय स्तर पे वनगणना जो आयोजित करवाई जाती हैं वो प्रति 2 वर्ष में एक बार आयोजित होती हैं। तो 2023 में आयोजित हुई थी और अब कब? 2025 के अंदर। तो 2025 के डेटा हो सकता है 2025 के लास्ट में, हो सकता है कि 2026 के अंदर आए। फिर इसे अपने वनस्पति या वनों से रिलेवेंट एक टॉपिक आता है अपना वाइल्ड लाइफ। तो ये मिट्टी के ऊपर कौन सा पार्ट हो गया अपना? वेजिटेशन या वनस्पति। तो वनस्पति के अंदर वनों की गणना वगैरह जो लास्ट डेट है वो हम कवर करेंगे, यानी लास्ट जो फॉरेस्ट सेंसस रिपोर्ट है। और फिर इन वनों से रिलेवेंट है अपना वाइल्ड लाइफ या वन्य जीव, वाइल्ड लाइफ एंड कंजर्वेशन, वन्य जीव एवं संरक्षण। वन्य जीव एवं संरक्षण। वन्य जीव और उनका संरक्षण। वन्य जीव और उनके संरक्षण का मीनिंग है कि वन्य जीवों को दो स्थान पे बचाया जाता है। एक तो उनकी नेचुरल साइट पे बचाया जाता है, तो उसको कहा जाता है इन सिटू साइट या सवै स्थानीय संरक्षण। तो जीवों का जो स्वयं का स्थान होता है, यानी जो फॉरेस्ट या जंगल वाले एरिया होते हैं, उनको जीवों के स्वयं के स्थान के रूप में डिफाइन किया गया है। तो वो इसके स्व स्थानीय संरक्षण या इन सिटू कंजर्वेशन में काउंट होते हैं। जैसे जो फॉरेस्ट एरिया है जिनको हम सेंचुरीज बनाते हैं, नेशनल पार्क बनाते हैं, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व अर्थात जैवमंडल में काउंट करते हैं। तो वो जो एरियाज होते हैं वो अपने आप में क्या होते हैं? उनकी नेचुरल साइट होती हैं, जिनको हम इन सिटू साइट, यानी स्वयं का स्थान, स्व स्थान है। और जब उनके स्व स्थानीय जो भाग है वहां पे जीव किसी भी कारण, किसी भी प्राकृतिक आपदा के कारण, किसी दूसरी विदेशी प्रजातियों के अटैक के कारण वहां जीव अगर खतरे में आए तो उन जीवों को वहां से निकाल के कहीं और शिफ्ट किया जाता है। वो शिफ्ट हो सकता है कि कुछ कृत्रिम स्थान हो, यानी कुछ समय के लिए उनको जंतुआलय या जू में शिफ्ट कर दिया जाए। तो जंतुआलय और जू है वो मानव के द्वारा बनाए गए हैं। हो सकता है कि इन पशुओं के जीन को कलेक्ट करके हम लेबोरेटरीज में रख दें, ताकि भविष्य में उस प्रकार के जीवों को पुनः हम बना पाए, निर्मित कर पाए, क्योंकि उनके जीन है वो उनको हमने संरक्षित कर दिया है। तो वो साइट जो बहिस्थानीय या बाह्य स्थानों पे संरक्षण दिया जाता है वो होता है एक्स टू साइट, बही या बाह्य स्थानीय संरक्षण। तो ये लास्ट टॉपिक आपका जो वनों के बाद में है या वनस्पति पे जो डिपेंड है वो है वाइल्ड लाइफ या वन्य जीव एवं उनका संरक्षण, जिसको हम दो पार्ट्स में डिफाइन या डिवाइड करेंगे। यानी इसको दो भागों में परिभाषित, इसका वर्णन दो भागों में करेंगे, एक स्व स्थानीय में और एक बाह्य स्थानीय या बहिस्थानीय के रूप में। तो ये वाले जो टॉपिक हैं आपके, ये रिसोर्स ज्योग्राफी के रूप में, संसाधन भूगोल के रूप में रहेंगे। इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक है या इंडियन ज्योग्राफी में जो लास्ट पार्ट आपका है, वो इकोनॉमी ज्योग्राफी के नाम से है, अर्थात आर्थिक भूगोल के नाम से।
तो जो इकोनॉमी ज्योग्राफी वाला पार्ट या आर्थिक भूगोल वाला जो पार्ट है, तो उसमें हम सबसे पहले ग्रामीण स्तर से सोचेंगे कि ग्रामीण स्तर पे हम रहते हैं, गांव के अंदर जब हम रहते हैं तो हमारी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है। तो ग्रामीण क्षेत्र में हमारी अर्थव्यवस्था का आधार है कृषि। तो एक इसमें टॉपिक रहेगा अपना एग्रीकल्चर, जिसमें मुख्यतः टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि के प्रकार हैं, इनका अध्ययन करेंगे कि एग्रीकल्चर के कौन कौन से टाइप होते हैं। फिर कृषि का जो वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन है उसको हम देखेंगे। कृषि का जो वर्गीकरण मुख्यतः कौन कौन सी फसलों में, तो मेन क्रॉप्स हैं वो अपने, एक तो रबी की फसल है, एक खरीफ की फसल है, और एक अपने जायद क्रॉप्स आती हैं। हालांकि मुख्यतः एग्जामिनर के जो टारगेट होते हैं वो रबी और खरीफ ये दो ज्यादा होते हैं, लेकिन हम साथ में जायद को भी कवर करेंगे। तो एग्रीकल्चर है उसको क्लासिफाइड कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, तो ये जो डिवाइडेशन हमने किया है ये किया उसके सीजन या मौसम के आधार पर, यानी फसलों को हम कितनी बार बोते हैं और कितनी बार काटते हैं। तो जितनी बार बोएंगे उतनी बार काटेंगे। तो इसका मीनिंग साल में इनको मौसम के आधार पर 3 बार बोया जाता है, जिसमें खरीफ जो बारिश के टाइम, विंटर सीजन में हमारी रबी, और विंटर के जस्ट बाद में जो बोई जाती है वो जायद होती है। तो इसमें एग्रीकल्चर वाला जो पार्ट है, अब कोई व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र से अगर शहर में शिफ्ट होना चाहे तो शहरी क्षेत्र में अपनी इकोनॉमी के जो बेस होते हैं वो अलग होते हैं। तो शहरी क्षेत्र में जो व्यक्ति शिफ्ट होता है उसका कृषि के अलावा, तो क्योंकि शहरी क्षेत्रों में कृषि नहीं है वहां पे मुख्यतः बेस होगा उसका उद्योग या इंडस्ट्रीज। तो इसमें उद्योग वाले पार्ट को कवर करना है, जिसमें भारत की जो प्रमुख इंडस्ट्रीज हैं, उद्योगों का जो वर्गीकरण है, और उद्योगों से संबंधित भारत सरकार की कुछ प्रमुख स्कीम या योजनाएं हैं, उन सब के बारे में हम यहाँ कवर करेंगे। इसके बाद में इंडस्ट्रीज या उद्योग के बाद जो नेक्स्ट पार्ट आपका है, इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए मुख्यतः एक तो हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, एनर्जी की। तो एनर्जी के टॉपिक को जनरली हम, एक तो एनर्जी के साधनों को किस तरीके से यूटिलाइज किया गया है, लंबे समय से उनका यूज किया जा रहा है तो वो हमारे लिए परंपरागत है यानी कॉन्वेंशनल एनर्जी है, और लंबे समय से अगर यूज नहीं किया जा रहा तो हम उनको नाम देते हैं गैर परंपरागत, यानी नॉन कॉन्वेंशनल। और दूसरा मुख्यतः एनर्जी रिसोर्स जो है उनके पॉसिबिलिटी के अकॉर्डिंग उनको डिवाइड किया जाता है। पॉसिबिलिटी यानी संभावना। एनर्जी में कुछ इस प्रकार के रिसोर्स होते हैं जिनको हम भविष्य में भी यूज कर सकते हैं, उनको हम कहते हैं रिसाइकिल या रिन्यूएबल एनर्जी। कुछ ऐसे रिसोर्स होते हैं जिनको हम भविष्य में यूज नहीं कर पाएंगे, तो भविष्य में यूज हम सिर्फ जो मिनरल से रिलेवेंट एनर्जी, खनिजों पर आधारित जो ऊर्जा है वो हम फ्यूचर में नहीं बना पाएंगे, क्योंकि मिनरल्स के स्टोरेज सीमित है, वो जैसे ही समाप्त हो जाएंगी तो वो ऊर्जा समाप्त मानी जाएंगी। तो इसका मीनिंग उनको कहते हैं नॉन रिन्यूएबल, जिसको हम रिन्यू नहीं कर पाए तो इसका मीनिंग वो अनवीकरणीय ऊर्जा, और जिसको हम बार बार रिसाइकिल कर पाए, वापस बार बार बना पाए, तो वो ऊर्जा हमारे लिए नवीकरणीय ऊर्जा अर्थात रिसाइकिल एनर्जी के रूप में होगी, अर्थात रिन्यूएबल एनर्जी। तो ये तो हो गया मुख्यतः एनर्जी को उपयोग में कितने समय से लिया जा रहा है, लंबे समय से परंपरागत, और जो न्यू टेक्नोलॉजी पे होते हैं वो गैर परंपरागत, और जो पॉसिबिलिटी या संभावनाओं के आधार पे होते हैं जिनको फ्यूचर में बनाना पॉसिबल हो वो नवीकरणीय अर्थात रिन्यूएबल एनर्जी, और जो फ्यूचर में बनाना पॉसिबल नहीं हो वो अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। इसका मीनिंग रिन्यूएबल और ये नॉन रिन्यूएबल। तो एक एनर्जी टॉपिक है, ये भी आपके उद्योग के जस्ट बाद में हम कवर करेंगे। ऊर्जा के बाद में तो इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए मुख्यतः रॉ मटेरियल को लेकर आना, तैयार माल को वापस मार्केट में लेके जाना, तो उसके लिए हमें आवश्यकता होती है ट्रांसपोर्टेशन अर्थात परिवहन की। तो एक टॉपिक इसमें हम ऊर्जा के बाद में ये भी कवर करेंगे, परिवहन टॉपिक यानी ट्रांसपोर्टेशन। परिवहन के बाद में उद्योग को चलाने के लिए, ऊर्जा को जनरेट करने के लिए, परिवहन को चलाने के लिए, कृषि को करने के लिए, इसमें सब में किसकी आवश्यकता होती है, मानव की। तो आपके एक मैन पावर वाला जो टॉपिक है यानी मानव से जुड़ा हुआ वो टॉपिक है अपना जनसंख्या।
जिसमें हम डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स अर्थात जनांकी की विशेषताओं के बारे में और जनसंख्या जो डेटा है उन डेटाज के बारे में हम कवर करेंगे। तो यहाँ तक आपका जो इकोनॉमी वाला जो पार्ट, क्योंकि जनसंख्या भी अपनी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है, क्योंकि जितने भी अपना एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, ऊर्जा, जितनी भी जो एक्टिविटीज हैं ये मानव के द्वारा ही चल रही हैं। इसका मीनिंग मानव अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। तो मानव को अर्थव्यवस्था के मुख्य आधार में, हालांकि हमने भी, भारत ने भी इसको 8वीं पंचवर्षीय योजना में मानव को एक संसाधन के रूप में, एक रिसोर्स के रूप में डिफाइन किया हुआ है। तो ये रिसोर्स है, ये कहीं ना कहीं इकोनॉमी को चलाने में या अर्थव्यवस्था को चलाने में मुख्य भागीदारी निभाता है। और इसके बाद में लास्ट में एक आपका टॉपिक है भारत से रिलेवेंट कुछ प्रमुख आपदा या जो डिजास्टर हैं उनके बारे में हम कवर करेंगे, जैसे अपने लैंडस्लाइडिंग, भूस्खलन की घटनाएं, भारत में फ्लड, बाढ़ की संभावनाएं। तो इसका मीनिंग सूखे की संभावना, ड्रॉट या सूखा। तो भारत में इस प्रकार के कुछ डिजास्टर हैं, उन डिजास्टर को भी हम इस इंडियन ज्योग्राफी के लास्ट टॉपिक के रूप में, यानी अपने आप में एक अलग टॉपिक है डिजास्टर वाला, इसको भी हम साथ में कवर करेंगे। तो लगभग आपके जो इकोनॉमिक ज्योग्राफी है उसमें 4 टॉपिक ये हो गए, और उसके बाद में हम एक आपदा टॉपिक भी पढ़ेंगे यानी 5, और एक एग्रीकल्चर वाला टॉपिक आपका 6। तो ये लास्ट वाले पोर्शन में आपके कितने टॉपिक हैं? 6 टॉपिक। इससे पहले आपका जो रिसोर्स ज्योग्राफी है इसमें आपके 4 टॉपिक हैं, तो इसका मीनिंग 10। और उससे पहले 3 आपके हाइड्रो और 3 आपके जनरल ज्योग्राफी। इसका मीनिंग अप्रोक्सीमेट आपके टोटल इसमें 16 टॉपिक रहने वाले हैं। यानी इंडियन ज्योग्राफी को जो हमने डिवाइड किया, एक जनरल ज्योग्राफी में, एक हाइड्रो या जलीय भूगोल यानी पानी वाले जो टॉपिक पढ़ेंगे, अपवाह तंत्र, झील, और अपना सिंचाई परियोजना। लास्ट में रिसोर्स या संसाधन, जिसमें हम जमीन पे खड़े होकर सोचते हैं टॉपिक के बारे में। तो जमीन पे खड़े हैं तो एक तो अपने पाँव के नीचे रिसोर्स मिट्टी है, मिट्टी के नीचे जो चट्टाने उसमें क्या मिलेंगे? मिनरल्स। मिट्टी के ऊपर क्या मिलेगी? वेजिटेशन। वेजिटेशन में क्या मिलेगा? वाइल्ड लाइफ, यानी जहां वनस्पति है वहां वन्य जीव। तो इसका मीनिंग ये तीनों चारों टॉपिक रिसोर्स वाले कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। लास्ट में पढ़ेंगे हम इकोनॉमी ज्योग्राफी के अंदर, ग्रामीण क्षेत्र से देखें तो एग्रीकल्चर, शहर में इंडस्ट्री, इंडस्ट्री को चलाने के लिए एनर्जी, इंडस्ट्री तक किसी भी रॉ मटेरियल को पहुंचाने और तैयार माल को मार्केट में लाने का मीनिंग है ट्रांसपोर्टेशन या परिवहन। उसके बाद में मैन पावर, जिसमें जिसको हम कवर करेंगे पॉपुलेशन या जनसंख्या के नाम से। और फिर लास्ट में एक बचा हुआ जो टॉपिक आपका जो डिजास्टर या आपदा के नाम से रहेगा। तो इस तरीके से इंडियन ज्योग्राफी वाला जो पार्ट जो आज सिलेबस डिस्कस किया, और इस पार्ट को हम कल से कंटिन्यूस करेंगे टॉपिक 1 से। तो आज के इस सेशन को हम यहीं कंप्लीट करते हैं। थैंक यू।